स्वागत है बच्चों आपका इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के, मोस्ट इंपोर्टेंटली उन डेरिवेशंस का जो सबसे ज्यादा चांस है रिपीट होने के, मतलब आपके एग्जाम में इस साल आने के। ओके बच्चों, जो भी डेरिवेशन मैं छोड़ रहा हूं ना यार, है ना, आप एक चीज ध्यान रखना, वो आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करने, जो पूरे साल भर पढ़ाई करी है। ये रिवीजन है उन चीजों का जिन पे एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में आपने बेहतरीन तरीके से फोकस करना है। बाकी जितनी भी चीजें आपने नोट्स बना रखी पूरे साल भर, ऑब्वियसली वो तो हम रिवाइज करेंगे ही ना यार। और आई होप सो लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपने बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और घर पे एक बार फिर से अपने अकॉर्डिंग लेक्चर देखने के बाद, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि वो करोगे तभी आपको बेस्ट कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम डेरिवेशन को करके आएंगे तो वो हमें इजी लगेगा बॉस। ठीक है, चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं यार ये लेक्चर। और इस लेक्चर में ऑलमोस्ट 3 to 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उन्हीं की मैं बात करने वाला हूं। और बने रहना मेरे साथ, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, और आपकी रिवीजन को बेस्ट बनाएंगे बॉस। क्लास 12 आपका फिजिक्स इस बार टफ आएगा, तब भी इजी आपको लगने वाला, और उसको आप बेस्ट मार्क्स के साथ स्कोर करने वाले, उसमें बेस्ट मार्क्स उस पेपर में किसी भी लेवल का होगा। तो डर भगाने का सबसे बेस्ट तरीका कि अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो, अगेन और अगेन उस प्रैक्टिस को करते रहो, ये ही तरीका होता है परफेक्ट बनने का। ओके, तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है ना बच्चों, वो देखो, आप देख लो यहाँ पे, पढ़ लो, समझ लो। हालांकि मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में यार जो सबसे, इसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में थियोरेटिकल क्वेश्चन उसने पूछा, और मैंने देखा वो कई बार पूछा जाता रहता है आपके एग्जाम में, सो दैट्स व्हाई मुझे लगा कि चलो डिस्कस कर लेना चाहिए, तो कर लेता हूं आप लोगों के लिए। फिर सेकंड पार्ट इसका डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेरिवेशन अभी 2024 में आया था, तो मैं इसका वो वाला करूंगा जो अब आ सकता है। अंडरस्टूड? उसको भी आप हालांकि रिवाइज करके जाना, कौन सा था मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द, जब भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने लगूंगा। तो बच्चों सबसे पहला पार्ट आप देख ले, दिस इज द पार्ट 1। ओके, सो लिटिल बिट ठंड ज्यादा है तो मैंने इसको लिया। भाई मेरे को नहीं पता किस तरीके की वीडियो में बनेगी, इसमें प्रोफेशनली बनेगी कि नहीं बनेगी, बट हाँ आपके लिए कंटेंट तो बेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, पहले पार्ट में बच्चों उसने क्लियरली बोला है कि वी हैव टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस तरीके से वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाने हैं जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, उसके करस्पॉन्डिंग, राइट। तो करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में एक तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, एक तरीके से उसको जेड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रखा होगा। तो भाई इस कंडीशन में बनाओ, बाकी आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। तो बच्चे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप बना के हमें दे दो भाई। तो हम कैसे बनाएंगे भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसके लिए आप क्या कर लो, लेट्स सी दिस इज योर, हाँ इसी को मान लो आप जेड डायरेक्शन को बेस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, जो एक्स मान दे देना, तो ऐसे क्वेश्चन में उसको जेड मान लिया करो। ठीक है, और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, और इसको मान लो आप वाई एक्सिस। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस पार्ट में उसने क्लियर बोला है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप याद रखना, जब भी हम समझाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जब भी वो बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो भाई ये वो सरफेसेस होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, 90 डिग्री पे होते हैं सरफेस। मतलब सर, मतलब मैं ये कह रहा हूं कोई भी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे होगा उसका नाम रखा गया इक्विपोटेंशियल। बाकी इक्विपोटेंशियल का मतलब उस सरफेस पे अगर वो ऐसी कंडीशन में है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, आई मीन इक्विपोटेंशियल सरफेस कह देते हैं। बस कंडीशन इज दैट कि आपने उस सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 डिग्री पे बनाना है, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने उस सरफेस से 90 डिग्री से पास कराना है। तो कैसे कराओगे, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो इसको और थोड़ा सा आगे को लेके जा रहा हूं मैं। ठीक है बॉस, तो मैं सरफेस कुछ ऐसे बनाऊंगा, आप ध्यान से समझ लेगा। ठीक है, सरफेस हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा लगना चाहिए आपको कोरस्पॉन्डिंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है देखो ये, और इस तरीके से सरफेस बनाने हैं कि आपको लगना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर जा रहा है। तो ये जो है ना इस तरीके से दिख रहा है आपको, टिल्ड है ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ये
देखो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, आप मेरे हाथ को देख लो, ठीक है बॉस। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा हाथ है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री पे आएगा, देखो बिल्कुल 90 डिग्री। और ऐसे 1 2 3 कितने भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। इसके आगे फिर से आप प्रोजेक्ट कर दो, बिल्कुल ऐसे ही प्रोजेक्ट करो। ओके सर, बट ध्यान से देखना, ऐसे ही बनाना है आपने, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सरफेसेस में हो सकते हैं। और एक और बना सकते हो आप, दिस इज योर जेड डायरेक्शन एंड हियर वी गो। ये आपने बनाया, ये आपने बनाया और ये आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है बॉस। तो इस तरीके से आपके सरफेसेस बनते चले जाएंगे। थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है बट आपने करेक्ट बनाना है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर से आएगा ना और इनसे पास होगा वो, ठीक है, इस तरीके से, तो इससे बाहर निकलेगा और 90 डिग्री पे बाहर निकलेगी। जो भी फील्ड लाइंस होंगी, जो भी फील्ड लाइंस इनसे पास होके जाएंगी वो 90 डिग्री पे बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जो भी लाइंस आप यहाँ बनाओगे तो 90 डिग्री पे बनाओगे, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये 90 डिग्री पे बनाएंगे और ये ध्यान से समझ लेना। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा आपको, 90 डिग्री पे एंटर करेगा, 90 डिग्री पे ही बाहर निकलेगा। तो ये लेट्स से सरफेस S1 है, सरफेस S2 है, सरफेस S3 है, और ये तीनों के तीनों सरफेस जो है आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इनको बोलेंगे, तीनों सरफेसेस को आप लिखोगे कि इक्वी पोटेंशियल, इक्वी, दिस इज पोटेंशियल सरफेसेस, ओके, corresponding to, किसके corresponding सर, corresponding to यूनिफॉर्म, दिस इज, ये लिख लेने का वहां पे यूनिफॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, ठीक है, इन जेड डायरेक्शन। भाई वो बोलता है एक्स डायरेक्शन तो हम इसको एक्स मान लेते, भाई वो बोलता है वाई डायरेक्शन तो हम इसको वाई मान लेते। हमने तो अपने अकॉर्डिंग इजी करना है ना अपना प्रोसेस, अपने अंडरस्टैंडिंग को इजी करना है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। हालांकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वी हैव टू ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस जस्ट इन दिस कंडीशन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो दैट्स व्हाई बनता है। चलो आ गया क्वेश्चन भी डेरिवेशन में, तो एक्सप्लेन करने में क्या जा रहा है आपका, अलग से अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल टाइप का, वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी बात है हमारे लिए, है कि नहीं। चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन यानी उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। किस केस में सर, जब वो पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल निकालना है, बाय द वे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन, ड्यू टू अ डायपोल निकालना है एट एक्सियल पॉइंट, है ना, जो एक्सियल पॉइंट है उस पे। तो एक्सियल पॉइंट मतलब जिस एक्सिस पे डायपोल रखा होगा उसी एक्सिस पे पॉइंट होगा, नॉट इक्वेटोरियल, नॉट एनी जनरल पॉइंट, राइट, वो सब बताऊंगा, डोंट वरी। ओके बच्चों, हियर वी गो, एंड दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन, है ना, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन। तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल, ठीक है। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और वो भी डायपोल की जो एक्सिस होती है, मतलब डायपोल एक्सिस कौन सी होती है सर, जिसको ऑलरेडी डायपोल को हम रखते हैं, उसी को डायपोल एक्सिस कहते हैं, उसी को एक्सियल एक्सिस कहते हैं। और अगर उसी एक्सिस पे डायपोल से दूर कोई पॉइंट आपने कंसीडर किया जहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे वो बात कर रहा है, दिस इज द कंडीशन। सो हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर अ डायपोल व्हिच इज केप्ट ऑन अ एक्स एक्सिस, आप मान सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिराइव करने से पहले हम यहाँ पे एक एक्सिस मान लेंगे गाइस, एंड लेट अस कंसीडर दिस इज एक्स एक्सिस। और यहाँ पे कहीं हम डायपोल को मान लेते हैं कि भाई एक चार्ज यहाँ पे रखा है माइनस क्यू, और एक चार्ज यहाँ पे कहीं रखा है, और ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है ना बच्चों, इसको आप ऊपर की साइड लिखो, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, ओके। और डायपोल का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, दिस इज द सेंटर। और आप सबको बताएं दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्ज, दैट इज 2l ऑब्वियसली। और इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये l होगी, और ये वाली डिस्टेंस भी सर l होगी, बिल्कुल। अब बच्चों ये तो हुआ डायपोल रख दिया हमने इस एक्सिस पे, तो जिस एक्सिस पर डायपोल रखा है इसी को कहते हैं डायपोल एक्सिस, और इसी को कहते हैं एक्सियल एक्सिस, ठीक है, इसी को कहते हैं ऑब्वियसली यार। अब हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर क्या एक्सियल पॉइंट, कोई एक्सियल पॉइंट ले लो P एट ए डिस्टेंस R, छोटे वाला R, डिस्टेंस को हम छोटे वाला R लेंगे, फ्रॉम कहां से, सेंटर ऑफ डायपोल। बस इतने ये कर लेना, वेयर राइट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना जरूर लिखने का बॉस, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा माहौल बना देते हैं कि सर थोड़ा सा हम सजा के लेके आए, ठीक है, ऑब्वियसली डायरेक्ट मत करने वाला, मार्क्स वार्क्स कटेगा ऑब्वियसली। सो ये हमने लिख दिया,
तो उसका सेंटर यहाँ पे है। अब देखो बस ये तो बन गया ना, अब दोबारा बना लेते हैं जिससे थोड़ा सा डेरिवेशन करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। आपको पंगा ही नहीं होएगा। और ये आपका सी पॉइंट है और यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लेते हैं, लेकिन इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस हमें मानना है पॉइंट, दैट इज आर। और हमें पता है सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, ये ऑब्वियसली एल है, यहाँ पे हमने देख लिया। और ये भी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एल है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और हम सबको पता है यार, किसी भी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। ऑब्वियसली उस चार्ज को लेना है और उसकी डिस्टेंस लेनी है उस पॉइंट से, ठीक है। तो हमें पता है, हम लिखेंगे यहाँ पे इस पे पोटेंशियल निकालने के लिए लिखेंगे एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वो क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये होता है, ठीक है। तो चूंकि हमें ये पता है, हमने उसको बता दिया एग्जामिनर को, भाई हमें ये पता है इसलिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको मजा आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे सो नाउ कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्ज। और दोनों चार्ज कैसे हैं बच्चे, ऑब्वियसली यार पॉइंट चार्ज है। तो भाई इस पे निकालना है, इस पे, ठीक है सर। तो क्या करें, हम लिखेंगे V, देखो भाई यहां कर रहा हूं मैं जिससे मैं बाद वाला सेक्शन इधर कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं V एट P इक्वल टू, दोनों की वजह से, ये पहला चार्ज मान लो, उसको सेकंड मान लो, तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2। और V1 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे निकालना है। तो हम लिखेंगे K, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वी हैव टू टेक द साइन ऑफ चार्ज जब आप पोटेंशियल निकालोगे। सो दिस इज माइनस Q। और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बस ये ख्याल रखना है, यानी इससे डिस्टेंस लेनी है यहां तक पूरी की पूरी। तो क्या होगी, यहां से यहां तक R है, प्लस L कर देना, R प्लस L, दिस इज R प्लस L, प्लस V2 की वैल्यू पुट करो बॉस। V2 मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी सर, ये वाली। तो देखो ये वाली डिस्टेंस R है और ये स्मॉल r है, हमें ये चाहिए, तो ऑब्वियसली ये होगी R माइनस L, ठीक है। तो हम लिखेंगे के वो चार्ज पॉजिटिव है ओवर R माइनस L, बस हो गया। अब तो सॉल्व करना है, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके भाई उड़ा डालेंगे। के पी कॉमन आ जाएगा, तो उसको आप कॉमन ले लो बॉस, यहीं पे कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा के क्यू कॉमन आ गया, यहां बचेगा माइनस वन बाई आर प्लस एल प्लस वन बाई आर माइनस एल। वेरी क्लियरली यू कैन सी गाइस। अब इसका एलसीएम ले लेंगे आप, स्मार्ट गाइस है ना, वो तो आप नहीं लेंगे ऑब्वियसली सर, वो तो हम उड़ा डालेंगे, फोड़ डालेंगे, बहुत प्रैक्टिस की थी हमने इसकी। हाँ पता है मेरे को, बहुत प्रैक्टिस की है आप लोगों ने, बट स्टिल एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आपने करना है लास्ट मोमेंट पे। तो इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये वाला r माइनस एल जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस वन में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे माइनस r प्लस एल। फिर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस r प्लस एल, और डिवाइड में आपस में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये r प्लस एल है, चलो मैं लिख ही देता हूं, r प्लस एल इंटू r माइनस एल। अपना क्या जा रहा है, r से r उड़ा डालो, तो बच्चों Vp आ जाएगा आपका के क्यू, और अंदर हो गया l प्लस एल दैट इज 2l, और डिवाइड में देखो ये तो यार a प्लस बी, a माइनस बी नहीं है, तो यूज कर लो फंडा अपना बचपन वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो r स्क्वायर माइनस हो जाएगा l स्क्वायर। दिस इज द सिचुएशन। हो गया ये, अब तो मैं जस्ट मैथमेटिकल सेटिंग कर रहा हूं एक तरीके से, बाकी ये हो चुका है, आप समझदार हैं, आप इसको उड़ा डालेंगे। और अब मैं यहाँ पे इसको फिनिश करूंगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देख लेंगे, इसी को यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इसको के क्यू इंटू 2l लिख दूं और नीचे क्या लिखूं, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दूं, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये तो सर डायपोल मोमेंट है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो डायपोल मोमेंट है p, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इधर को, दिस इज p की डायरेक्शन। तो सर ये बनेगा p पॉइंट पे पोटेंशियल दैट इज के p लिख दिया, उसकी जगह नीचे आ गया r स्क्वायर माइनस एल। ये है बच्चों आपका फाइनल एक्सप्रेशन, यानी दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। बस यही करने का। लेकिन अगर उसने बोला इफ वो मान लेता है कि r इज ग्रेटर देन 2l, मतलब ये जो डिस्टेंस है पॉइंट की p की r, ये उसकी ये डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो उसको हम शॉर्ट डायपोल कंडीशन कहते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था भाई,
है ना, हालांकि वहां पे इक्वेटोरियल वाला डिराइव किया था हमने, यहाँ पे हम एक्सियल वाला कर रहे हैं, क्यों बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो आर के कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल हो गया, तो नेग्लिजी वाला इसको हटा सकते हो, तो वीपी आपका बच जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना, डायपोल की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर, आर की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डायपोल की वजह से, शॉर्ट डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल है आप देख सकते हो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डायपोल का जो पोटेंशियल है एक्सियल पॉइंट पर, उसका पोटेंशियल उसकी डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, नॉट सिंगल आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। आराम से देखो, बेस्ट तरीके से देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप धुरंधर खिलाड़ी हो, आप कर लोगे मेरे को पता है, ठीक है। तो इतना सा फोकस करो, इतनी सी एनर्जी दो यार, बेस्ट रिवीजन करके जाएंगे हम, जैसे कि हमने वादा किया है बॉस, आपका बोर्ड एग्जाम इस बार बहुत बेस्ट करेंगे। और जो डर होता है ना बच्चों के अंदर फिजिक्स का, यार फिजिक्स को लेके, वो कहीं ना कहीं हम फिनिश जरूर करेंगे, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत जो कर रहे हो आप लोग, राइट, अपना समय देके इस सीरीज को यूज कर रहे हो, उसको देख रहे हो, और अपना यो एक उम्मीद होती है हर बच्चे को कि यार नहीं, मैं मतलब मुझे बेस्ट कंटेंट मिले और मैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिस करूं, तो मैं बेस्ट मार्क्स लेके आना चाहता हूं। हर किसी की चाहत होती है कि हम बेस्ट मार्क्स लेके आए, और लेके आने भी चाहिए, हक है आप लोगों का। चलें आगे नेक्स्ट डेरिवेशन। अच्छा एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, यहां पे बना रहा हूं, बाकी आपने डेरिवेशन कर लेना बेस्ट तरीके से, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो सर इक्वेटोरियल मतलब अगर वो पॉइंट एक्चुअली यहां ना होता, ये इसकी सेंटर है और सेंटर से परपेंडिकुलर एक्सिस पे होता है, इस एक्सियल एक्सिस से यहां, तो बच्चों मैं आपको बता दूं इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जब इसको ज्वाइन करोगे, ये डिस्टेंस और इसको ज्वाइन करोगे, डिस्टेंस सेम होगी, चार्ज पहले सेम है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और माइनस प्लस का पोटेंशियल माइनस प्लस ही होता है, नेट पोटेंशियल जीरो ही आएगा, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, और वो अपोजिट भी है, तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो उड़ा के आ जाना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, दैट्स व्हाई हम उसको नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आप एक्सियल वाला कर रहे हो। दूसरा, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, देखो कि अगर वो पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस पे रखा हो ना वाई पे, इनके बीच में कहीं हो, यहां पर कोई जनरल पॉइंट है किसी एंगल थीटा पर, यहां पे रखा है, ठीक है। तो बच्चों इस केस में एट एनी जनरल पॉइंट अगर पूछेगा, ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल, उनके बीच में कहीं है, तो पोटेंशियल होता है किसी जनरल पॉइंट पे के पी कस कोस थीटा, लिखो यहाँ पे, और आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए याद रख लेना, दिस इज फॉर एनी जनरल पॉइंट, कंडीशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है, समझ जाएंगे आप, आई होप सो कि आप समझ जाएंगे। और ये डेरिवेशन लास्ट ईयर पूछा गया था, तो एक बार आपने किया तो 100% है, क्योंकि स्कूल में भी कराया जाता है, तो एक बार नजर मार के अच्छे से प्रैक्टिस करके भी चले जाना। और न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव की पर्पस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी और ये भी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ये लास्ट ईयर आया तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट ऑब्जेक्टिव के लिए तो जरूरी है ना यार, ऑब्वियसली इतने समझदार आप हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस लेक्चर बॉस। नेक्स्ट क्या है, सब कुछ कवर करेंगे, पोटेंशियल से लेके कैपेसिटर से लेके उनके सारे डेरिवेशन, और अब तो कैपेसिटर ज्यादा आने वाला है, सो बने रहना बॉस इस पूरे लेक्चर में। अपनी जितनी भी दिक्कतें आपको आती है फिजिक्स में, कैलकुलेशन करने में, डेरिवेशन करने में, वो सब समाप्त करूंगा, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपके डेरिवेशन को एग्जीक्यूट करने का। ओके बच्चों, नेक्स्ट डेरिवेशन कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से समझ लेना लेकिन उसको, ठीक है। डेरिवेशन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने देखा बहुत बार रिपीट होता है और इसको चेंज करके कहीं ना कहीं वो देता रहता है, तो दैट्स व्हाई आपने इस पे फोकस कर लेना। देखो आप ध्यान से इसको पढ़ लोगे तो समझ जाना, अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। उसने बोला एक सिस्टम है जिसमें 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो 2 पॉइंट चार्ज के हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जब उनको प्लेस किया जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बच्चों जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे ना, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की बात कर रहा है वो। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे ना, आप समझो, यानी अगर मैं एक रीजन यहाँ पे क्रिएट कर दूं बच्चों, सपोज करो ये मेरे पास एक रीजन है, और ये रीजन जो है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई एक्सटर्नल, आप समझ लो दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाना पड़ेगा, और इसमें हमने 2 पॉइंट चार्ज को रखना है, तो कहां से आएंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे। लेट्स सी इसमें एज्यूम कर लो एक इन्फिनिटी पॉइंट है, वहां पे एक चार्ज Q1 रखा है, Q2, पहले Q1 को लेके आओ। जब बच्चों आप Q1 को इस फील्ड में कहीं रखोगे, किसी पॉइंट पे, लेट्स सी ए पॉइंट पे रख दिया,
तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आपने रखा Q1 इसकी प्रेजेंस में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज का, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, उसका अपोज करेगा, उसको रिपेल करेगा। भाई क्यों लेके आ रहे हो तुम मेरे अंदर इसको, राइट? तो मेरे रीजन में इसको क्यों एंटर करा रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके आओगे तो रिपेल करेगा, आपको उसके अगेंस्ट काम करना है। समझ गए? मतलब आपको तो आना है, तो अगेंस्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको वहां पे फाइट करनी पड़ेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डू सम वर्क, यानी लेट्स सी आपका वर्क होगा W1। याद करो यार, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी वी हैव टू डू सम वर्क एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज दैट वर्क डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। यही होता था ना? यस, इन्फिनिटी चलाते थे। तो बच्चों ये जो भी वर्क डन होगा हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये वर्क डन किया जा रहा है अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट। हमने यहां रख दिया उसको, ठीक है सर, बाद में निकाल लेंगे, अभी समझो। अब जब आप दूसरे वाले बच्चों चार्ज को लेके आओगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे थोड़ी डिस्टेंस अवे कहीं रखोगे, लेट्स सी आर डिस्टेंस अवे इस पॉइंट बी पर, लेट्स सी बी पॉइंट पे रखोगे, तो जब इसको आप लेके आएंगे यहाँ पे रखेंगे, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा ना भाई, इसको समझ लेना। जब Q1 अकेला आया तो केवल एक्सटर्नल फील्ड ने उसका अपोज किया, जब Q2 आएगा ना तो ये ऑलरेडी पहले से बैठा है, एक्सटर्नल फील्ड भी पहले से है, तो जो उसको वर्क डन करना पड़ेगा वो इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा और इसके फील्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके फील्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा। यानी ये वर्क डन जो होगा इसके कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं होने वाला है, इसके भी अगेंस्ट कर रहा है, इसके भी अगेंस्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा वर्क डन, इसकी वजह से भी निकालना पड़ेगा, दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखो यार, ऐसे समझो तुम्हारे मोहल्ले में तो ठीक है ना, ऐसे समझो आप, है ना, तुम्हारे मोहल्ले में कहीं पे भी आपने कुछ भी स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, मार्केट पूरी खाली है, बस जिस बंदे ने वो पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया वही है, तो वो आपसे उस जगह के जहां पे आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके पैसे ले लेगा, ठीक है, वो एक्सटर्नल फील्ड हो गया। अब तुमसे पहले ये कोई बिजनेसमैन तुम्हारे ही वाला बिजनेस करने वाला था, वो पहले आगे बढ़ गया, उसके बाद आप आ रहे हो, तो आपको किसके अगेंस्ट फाइट करना है भाई? इसको तो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो बिजनेसमैन ऑलरेडी वहां पहले तुमसे बैठ गया उसके अगेंस्ट में आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन वहां ज्यादा मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगेंस्ट बोथ, राइट? तो इसका मतलब ये जो वर्क डन होगा ये दोनों अलग अलग होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाली सिचुएशन को आप ध्यान से समझो। अभी एक सिस्टम बन गया, यहाँ पे चार्ज Q2 जब आके हम रख देंगे तो एक सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल बन गया, हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लो कैलकुलेटिंग वर्क डन, दिस इज वर्क डन W1, ठीक है, टू ब्रिंग Q1 कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई मैं बोल रहा हूं मेरी राइटिंग थोड़ी सी रफ है तो आप समझते जाना, ओके? यस। तो हाउ टू फाइंड दिस बच्चों, आपको पता है एज वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जब इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाते हो W/Q होता था, इसी का आप फायदा उठा लेंगे और यहाँ से W निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो W1 निकल जाएगा आपका। Q1 को लेके आ रहे हो और उसका पोटेंशियल कितना होगा, V1। यस, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 लिख लेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ओके जनाब। और ये जो V1 होगा ना, ये पोटेंशियल होगा, किसी रेफरेंस पॉइंट को ले लो, लेट्स सी यहाँ कोई ओरिजिन पॉइंट है और Q1 चार्ज की डिस्टेंस वहां से ले लेंगे R1 और इसके चार्ज के डिस्टेंस कुछ ले लेंगे वहां पे R2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो V1 किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस R1 पे, तो उसके साथ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जरूरी भी नहीं है। फिर लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे आप नाउ कैलकुलेटिंग वर्क डन, ठीक है बॉस, टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी, किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो था ही वहां पे, ये भी आगे बैठ गया, इसके फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सर, देखो, तो हम लिखेंगे W2, सबसे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा बच्चों आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट क्या होगा, वर्क डन, सेम फॉर्मूला W = Q × V, यानी Q2 और उसको पोटेंशियल ले लो V2 प्लस, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एक्सटर्नल वाले का हो गया, अब आपको जो चार्ज ऑलरेडी बैठा है उसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके ऊपर, क्योंकि इससे भी तो लाइंस बाहर निकलेंगी। वो देखो जो एक्सटर्नल है वो तो था इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी फील्ड जा रहा होगा, तो इसकी पोटेंशियल जो यहाँ पे क्रिएट होगी उसकी वजह से भी निकालना है, जो इसकी पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होगी। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल बनेगी तो उसको कैसे निकालेंगे, V × Q1, यानी हम लिख देंगे यहाँ पे दैट इज V2, है ना, V2 सॉरी Q, दिस इज Q, ये बन गया Q2 इनटू इसका जो पोटेंशियल होगा इसके ऊपर, ओके, और इसका पोटेंशियल क्या होगा सर इसके ऊपर, बाय द वे, तो याद रखो किसी भी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज का
किसी डिस्टेंस अवे, याद रखो ये पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस अवे, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखते थे आप, Kp/r, यही होता था ना, यस। तो हम लिख देंगे Kp नहीं यार, दैट इज चार्ज, ठीक है, और चार्ज कितना है Q1, तो लिख देंगे Q1। और बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक r, बस इसका ख्याल रखना, यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आता है, ये आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो जो टोटल वर्क डन आपके पास बन गया Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R, एंड दिस इज, यू हैव टू रिमेंबर, ये आ गया पहला और ये आ गया दूसरा, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों आप जब टोटल वर्क डन निकालोगे सिस्टम का, नेट वर्क डन तो आएगा W1 प्लस W2, और ये जो टोटल वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी W1 लिख दो यहाँ पे Q1 V1 प्लस ये आ जाएगा Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम तब है जब दोनों पॉइंट चार्ज को आपने इन्फिनिटी से लेके आए हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, वहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड था। इस तरीके से करेंगे, अगर ऐसा डेरिवेशन आएगा तो बेस्ट माना जाता है, छोटा है लेकिन आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ता है। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बच्चों, क्या है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, और इस तरीके से आप बेस्ट वे में अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलेगा? चलेगा सर। चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन और देख लेना यार, अच्छे से बना लेना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ना बच्चों को समझ नहीं आता है, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताने की कोशिश करी है कि आप अच्छे से समझ लो कि सर हो क्या रहा है। हाँ सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा बॉस। और आप इमेजिन करो अगर एक थर्ड चार्ज को और लेके आओगे ना, जब थर्ड चार्ज को ला रहे होगे तो इसके भी अगेंस्ट, इसके भी अगेंस्ट और एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो उतना ही एड ऑन होता चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो भाई देखते हैं जल्दी से क्या है हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन की कहानी बॉस। और इजी है ना, इजी बनाना है, एक्चुअली इजी है नहीं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी है, इजी बन जाएगा, बस बी कॉन्फिडेंट और देखते रहो इस लेक्चर को कंप्लीटली अपने डिफिकल्ट सी सिचुएशन को आसान बनाने के लिए। ओके नेक्स्ट डेरिवेशन, योर फेवरेट डेरिवेशन। ओके सर क्या है हमारा फेवरेट डेरिवेशन? ऑब्वियसली यू हैव टू डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितनी बार आपने इसको प्रैक्टिस किया होगा। चलो जल्दी से करा देता हूं, ज्यादा समय लूंगा नहीं, बाय द वे मेरे को पता है आपको ये बढ़िया से आता होगा, आप इसको बढ़िया से फोड़ सकते हो, लेकिन हमारी आदत है ना, मतलब सर हम भूल जाते हैं, जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं तब तक तो ठीक है भाई, जब तक नहीं रहते तब तक हम भूल जाते हैं, इसलिए करना जरूरी है बॉस। तो हमें यहाँ पे बच्चों डिराइव करना है बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये फॉर्मूला हमने डिराइव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लेट अस कंसीडर, क्या सर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अ पैरेलल ओके प्लेट कैपेसिटर, ये हमने कंसीडर कर लेना है जनाब। ओके हैविंग एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है, A एंड स्मॉल डिस्टेंस, ये जरूर लिखना है ना, एक लाइन लिख लिया करो, बिटवीन प्लेट स्मॉल d, ये एरिया है ये d, बस इतना लिख लो, बात खत्म, डायग्राम बना दो, फिर लग जाओ मिशन पे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। जो भी आपने साल भर सीखे हैं है ना, नहीं सीखे और नहीं सीखे अच्छे से, तो आ जाओ इधर मेरे साथ सीखो बेस्ट वे में भाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, है ना, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी तो मैंने न्यूमेरिकल तो कराया ही नहीं, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो ये ऐसे आते हैं ना, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक पार्ट में डेरिवेशन पूछ लेगा, एक में न्यूमेरिकल दे देगा, तो ये जरूर याद रखने का। ओके श्योर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक प्लेट बनाएंगे, एक प्लेट, एंड दिस इज योर सेकंड प्लेट, ठीक है जनाब। ओके सर। अब ये प्लेट को अगर ऐसे बनाना चाहते हो आप, जिससे थोड़ा सा दिखे कि यहाँ प्लेट है, तो ऐसे कंसिडर कर सकते हो एज योर विश। इस प्लेट के इनर जो पार्ट है, ये जो इनर पार्ट आपको दिख रहा है, इनर पार्ट की ही बात करेंगे हम, इस प्लेट का, और इस प्लेट का जो पार्ट होगा आपका, ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट होगा बॉस, एक प्लेट ही है, ठीक है। अब हर प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, और दोनों प्लेट के जो बीच की डिस्टेंस मानी है हमने बच्चों को D मानी है। इस पे देंगे पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली, और इस वाले पे देंगे नेगेटिव चार्ज, और ये अंदर वाली साइड होती है, जैसे कैसे सर, कैसे मेरा हाथ, ये वाला हाथ, और दोनों को मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे इनके बीच का जो है उसको D मानेंगे, और इनका जो एरिया है ये हाथ का उसको A मानेंगे, और अंदर वाले सरफेस पे चार्ज देना है, प्लस माइनस, इक्वल एंड अपोजिट, आप सबको पता है, ये ध्यान रखने का, ठीक है सर। ओके ओके, बेस्ट बेस्ट बेस्ट,
इस तरीके से बना दिया, बन गया। और बच्चों जो चार्ज है वो किसी एरिया पे दिया है आपने, क्योंकि प्लेट का एरिया ए है, इसलिए जो भी चार्ज दिया होगा, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू दिया है और इस वाले पे माइनस क्यू, तो इनपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। तो हमारे को पता है इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो प्लस सिग्मा होगी और इस प्लेट की होगी माइनस सिग्मा। इधर तो आप लिख ही देंगे। और एक चीज और आपको पता चल रही होगी, सर इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा। यस, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दीज आर द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बिटवीन द प्लेट्स, बोथ प्लेट्स। और सर यहाँ पे जो स्पेस है ना इनके बीच में, ये क्या है बच्चों? हम यहाँ पे वैक्यूम ही मानेंगे, मतलब एयर मान लो चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब वहां कोई मीडियम ना हो, बस ये ध्यान रखेंगे। और ये जो लाइंस हैं किस चीज की है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई ऐसे डायग्राम बना देना, उसको अच्छा लगेगा, उसको मजा आएगा और आपको वो शर्माएगा नहीं आपको मार्क्स देने में, अदरवाइज शर्माएगा वो आपको मार्क्स देने में। तो जितना बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो ना आप डायग्राम को, तो कर दो ना यार। हमारे क्या जा रहा है, एक ही बार तो एग्जाम देना है यार, दोबारा थोड़ी देना है, देखिए ना। यस, इसलिए करो बेस्ट एग्जाम में आपके बेस्ट डायग्राम बना के आओ, राइट, और बेस्ट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करके आओ, फिर स्टार्ट करो अपना सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे सर? वी हैव टू फाइंड सी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले सी निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। तो दोनों प्लेट के बीच में बच्चों पॉजिटिव प्लेट पर जो पोटेंशियल होता है उसको V पॉजिटिव लिखते हैं, इसका पोटेंशियल जो होगा उसको V नेगेटिव। और पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव प्लेट से ज्यादा होता है। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, तो उसको हम V लिखते हैं, मतलब V प्लस माइनस V माइनस, तो उसको V लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच में। बस अब हम डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, एज वी नो दैट। बेस्ट टेक्निक बताऊंगा, डोंट वरी। एज वी नो दैट, क्या जानते हो भाई आप? सर जानते हैं, तो लिख दो ना, लिखो इसको। देखो भाई, Q इक्वल टू क्या होता है? CV सर। तो हमें तो V चाहिए, तो V को कैसे लिखेंगे सर? Q बाई C। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया तूने भाई? मेरे को चाहिए C, तो मैं लिखूंगा C इक्वल टू Q बाय V। तो मेरे को C चाहिए भाई लोग। और चार्ज तो ऑलरेडी इस पे है, V हमें नहीं पता, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, उसको निकाले, बस वो निकालना सीख लो। अगर वो सीख लिया तो मजा आ जाएगा, मचा डालेंगे और कंप्लीट हो जाएगा हमारा डेरिवेशन। तो सर हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट है हमें V को निकालना। कुछ भी करो, कुछ भी सेटिंग करो, सेटिंग मतलब कर लो जो करनी है, बट V निकालो यार, V निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो नाउ गाइस, अब लिखेंगे कैलकुलेटिंग, अब यहां लिखेंगे नाउ, अब कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस V यूजिंग द रिलेशन। याद करो अपना बचपन, क्या था सर हमारा बचपन? तुम्हें पता है ना, मेरे को थोड़ी पता है, ठीक है? तो बचपन मतलब जब आप पढ़ रहे थे इस चैप्टर को यार अच्छे से, ठीक है? ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता था V इक्वल टू, याद करो, अगर मैं तुम्हें यहाँ याद कराऊं तो E इक्वल टू आप पढ़ते थे माइनस dV ओवर dr, यानी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो E पोटेंशियल और उसकी डिस्टेंस, जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उनका रेशियो होता है। तो मैं E लिखूंगा, तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने V माना है और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, तो V बाय D। तो यहां से V निकाल लो ना भाई, तो E इंटू D। ओ ग्रेट सर, ये तो कमाल हो गया। यस, कमाल हो गया भाई। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिख लेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। आप देखते रहो मेरे साथ, बने रहो बॉस, स्टेप बाय स्टेप यू विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, बन जाओगे यार, टेंशन मत लो, ठीक है? तो यहां पे रखेंगे, देखो C इक्वल टू आ जाएगा Q बाय दैट इज E इनटू D। इसको मान लो बच्चों सेकंड इक्वेशन। ओ ग्रेट। तो सर अब क्या करें? अभी तो ये बना ही नहीं, अब साले नोट A बाय D चाहिए हमारे को, तो इसमें तो है ही नहीं भाई, क्या करें? तो Q भी नहीं चाहिए हमारे को, तो D तो है, चलो E निकालना पड़ेगा ना भाई। नाउ बच्चों यहां लिखना है, एंड नाउ अब आपने लिखना है as we know that। ये याद रखने वाली बात है थोड़ी सी, हालांकि आपने सीखी होगी, बट थोड़ी सी याद रखने वाली बात तो है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, मैंने मार्कर चेंज किया थोड़ा, उसकी इंक कम हो गई तो बेस्ट लगेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये याद रखना है। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के बीच में है, यानी प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों की वजह से इज दिस ड्यू टू, याद रखना, ड्यू टू बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स की वजह से होता है। बस ये रिजल्ट याद रख लेना, है ना?
तो E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये पता है। सो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर? क्योंकि सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया, यानी ये चार्ज इस एरिया पे है जो प्लेट का है। बस उसकी जगह मैंने लिख दिया, तो सिग्मा की जगह मैंने लिखूंगा तो ये लिख दिया। नाउ पुट दिस इन सेकंड इक्वेशन। अब आपको समझ आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप। अब इसको जब यहां पुट करोगे तो C आ जाएगा बच्चों Q बाय E की जगह लिखेंगे Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, Q से Q कैंसिल, तो ये A वाला A एप्सिलॉन नॉट वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो C आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ओ धरती के चांद सितारों, दिस इज द कहानी एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। बेस्ट करके आओगे तो बेस्ट मिलेगा ना भाई, बेस्ट मार्क्स मिलेगा ना भाई। अगर बेस्ट तरीके से सॉल्व करोगे तो बेस्ट मिलेगा यार। ओके यस सर। सो दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये एब्सेंस ऑफ मीडियम में। तो कैपेसिटेंस जो होती है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो एरिया पे भी डिपेंड करते हैं। एरिया बता दो ना भाई, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देख लो, सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एरिया को इंक्रीज करो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हो एक ऐसा कैपेसिटर बनाना जिसकी कैपेसिटेंस बढ़ती रहे तो उसका एरिया बढ़ाओ ना भाई, लेकिन कीपिंग दिस एंड दिस कांस्टेंट। लेकिन अगर आपने क्या किया, उसके बीच का मीडियम बढ़ा दिया, मीडियम को चेंज कर दिया, भाई कोई मीडियम भर दिया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट। यानी आपकी मीडियम के इंक्रीज करने से भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी अगर डायरेक्टली मीडियम इंक्रीज करोगे। बढ़ती है घटती नहीं है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस की इनवर्सली, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये घटेगी, डिस्टेंस घटाओगे तो ये बढ़ेगी। यानी सर हम अगर दोनों प्लेट को जितनी ज्यादा क्लोज लेके आएंगे उतना ही कैपेसिटेंस बढ़ेगा। यस, और इसलिए जो भी कैपेसिटर होती है पैरेलल प्लेट, उनके बीच ना, प्लेटों के बीच बहुत कम गैप होता है। ये तो दिख भी रहा है, दिखना नहीं चाहिए, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है बॉस। डिस्टेंस उनके बीच की बहुत कम होना चाहिए कैपेसिटेंस ज्यादा बनाने के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। ओके तो बस हो गया डेरिवेशन, यही करना था सर। जब न्यूमेरिकल आएंगे तो और भी एडवांस चीजें बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। जब मीडियम फिल कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो गया आपके, डोंट वरी। 3 कैटेगरी तो आपको बेस्ट करके मैं दे के रहूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप थ्योरी से पढ़ेंगे अपने एग्जाम के लिए, जो आपने साल भर पढ़ी है। लास्ट डेरिवेशन की बात करूंगा। चले धरती के शान सितारों, अब तो चमकने लगे हो ना, अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना। यस कम ऑन बॉयज एंड दिस इज द लास्ट डेरिवेशन। क्या है सर डेरिवेशन? पहले वाले जैसा ही है, पहला ही है, नहीं पहला नहीं है, बट पहले वाले जैसा ही है। तो दोनों कंडीशन बता देता हूं ना यार। देखो अभी हमने जो भी डेरिवेशन किया, कैपेसिटेंस निकाली है, वो तब निकाली जब प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं था। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, डेरिवेशन पूछ लिया कि पार्शियली फिल्ड किया भाई, तो दिस इज द केस ऑफ कैपेसिटेंस हमने निकालनी है बच्चों। दैट इज द कैपेसिटेंस C when space is filled, ठीक है, पार्शियली। अगर उस स्पेस को आप पार्शियली फिल कर दोगे भाई, तो यार इस पे तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, और अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो मैंने सोचा दोनों ही करा देता हूं ना आपको यार, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसमें स्टक कर सकते हैं, वो फंस सकते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन करने में। बार बार रिवीजन जब आप करते हैं भूल जाते हैं, तो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट, लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आपने क्या करना है, बस सीधा सॉरी, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो सबसे पहले आपने कैपेसिटर मान लेनी है एज इट इज। कैसे सर? सबसे पहले आपने इस तरीके से मानना है कि भाई दो प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट 1 ये प्लेट 2, इस पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, ओके, और इस पे दिया है नेगेटिव चार्ज। तो जब यहाँ कोई मीडियम नहीं फिल किया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जा रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इमेजिन कर लेंगे कि ये E0 है, और 1 और 2 दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम D मान लेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन हमें पता है यार कि ये वाली सिचुएशन तो है ही नहीं। सिचुएशन क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच में हमने पार्शियली फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, रख दी मीडियम, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो आप ऐसे समझो, और इसकी थिकनेस कितनी है सर, T है, और ये जो प्लेट है 1 और 2 वो तो एज इट इज है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या, नेगेटिव चार्ज, ये। तो इसकी वजह से इस स्लैब की इस वाली साइड पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है, इस बात का आप ख्याल रखें, और इसका अपोजिट पॉजिटिव तो इस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उसके पास भी चार्ज आ चुका है प्लस माइनस, तो वहां पे भी पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इस स्लैब के अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा वो V2, और दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल है वो हम मान लेंगे V, जो ओरिजिनल है ऑब्वियसली। V1 मान लो आप, ठीक है ना, वो कब है, और हमें पता है दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, और जो स्लैब आपने डाली है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, वो कितनी थिकनेस में डाला है, T थिकनेस में, T इज द थिकनेस। तो हम क्या करें सर, अब पार्शियल फिल्ड करने के बाद किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस, करना वैसे ही है जैसे किया है, बस ध्यान से देखना।
पोटेंशियल ही निकालेंगे, बट अब हमने नेट इफेक्टिव पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल अब इस स्लैब के पास भी है, कैपेसिटर के पास तो ऑलरेडी है बट स्लैब के पास भी है। तो हम लिख लेंगे यूजिंग Q इक्वल टू CV, तो CV वही सेम Q बाई V, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये निकालना है। नाउ कैलकुलेटिंग, तो ये V क्या है सर? V है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब आपने डायरेक्टिक मीडियम ऑलरेडी उसमें फिल कर दिया है, उसकी प्रेजेंस में जो उसका इफेक्टिव नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अगर ये ना होता तो डायरेक्टली लिख देते आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E नॉट बाई डी, लेकिन ये भी तो आ गई है, उसके केस में आपने निकालना है। अब आपकी जो प्लेट है वो आपको दिख रही है भाई, उनके बीच में ये भी रखा है, तो हम V कैसे निकालना है? कैलकुलेटिंग V, तो V इक्वल टू कि क्या होगा भाई, ये भी है प्लस ये भी है भाई, दो पोटेंशियल है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी ऐड कर लो, V1 प्लस कितना V2। और सर कैसे निकालेंगे? तो सेम फॉर्मूला भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V बाई डिस्टेंस जो होती है भाई, जैसे आप लिखते थे, लेट्स सी हमने V बाई डी लिख दिया भाई, तो यहां से V निकालेंगे तो E इंटू डी, वही सेम करना है। तो V1 किसका मान है? प्लेट 1 प्लेट 2 के बीच का V1 मान है, तो उसके लिए क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो हम E नॉट मानेंगे, E नॉट है सर, E नॉट ओरिजिनल जो है, विदाउट, है ना, ओरिजिनल। और उसकी डिस्टेंस कितनी लेंगे? चूंकि T डिस्टेंस में तो आ गई स्लैब, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो लेंगे, यानी D माइनस टी, समझना, D माइनस टी, क्योंकि T डिस्टेंस में तो स्लैब है, इतना स्पेस तो स्लैब ने ले लिया, तो D माइनस टी कर लेंगे, ये करना है। प्लस V2 किसके अक्रॉस है सर? इस स्लैब के, डायरेक्ट्रिक मीडियम, और इसका कैसे निकालेंगे? E इंटू डी से निकालेंगे। तो E क्या है सर उसका? इसका E भाई, इसका E होगा, चूंकि डायरेक्ट्रिक मीडियम है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K पे डिपेंड कर रहा होगा, उसकी वजह से डिक्रीज कर गया होगा, तो उसको E डैश मानेंगे। और उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? दैट इज ओनली T। और बच्चों, जब डायरेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल का 1 बाई K टाइम्स डिक्रीज करेगा, ये तो आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है डायरेक्ट्रिक मीडियम के फिल करने से, ठीक है। तो हम लिख लेंगे E नॉट इंटू डी माइनस टी, और प्लस यहाँ पे E डैश की जगह आ जाएगा E नॉट बाय K और इंटू टी। बच्चों यहाँ से लिख लो आप, E नॉट कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा D माइनस टी, और E नॉट कॉमन आ रहा है ना, प्लस, हाँ ठीक है, T बाई K, ये बचेगा। एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपने आगे जाना है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई यहां कर लेता हूं। तो बच्चों Q C इक्वल टू आएगा Q बाय V, V की जगह लिख रहे हैं हम E नॉट और D माइनस T प्लस T बाई K। अब E नॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दोनों प्लेट के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, हमें पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, तो A एप्सिलॉन नॉट। ओ, तो C आ जाएगा सर Q बाय Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और ये है D माइनस T प्लस T बाई K, और ये Q Q कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो C आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आ जाएगा D माइनस T प्लस दैट इज T बाई K, एंड दिस इज, हियर वी गो, this is your capacitance of this capacitor when this is partially filled with a dielectric medium having dielectric constant K. Okay, तो आप देख लो बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इस पे प्रॉब्लम भी आएंगी और ये डिराइव करना भी आना चाहिए। अमेजिंग, बढ़िया तरीके से करने का। अब अगर उसने बोला सर ऑब्जेक्टिव को लिए भी बता दो जिससे आगे काम आएगा, इफ डेरिवेशन कंप्लीट, इतना ही पूछेगा, इतना ही करना है, ये तो तुम्हारी एडिशनल ऑब्जेक्टिव नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इफ इट इज पार्शियली, नो क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं, यस फुल्ली, यार पार्शियली तो कर लिया, फुल्ली फिल्ड है, अगर वो फुल्ली फिल्ड है तो यहीं से बना सकते हो। हालांकि आपको पता होगा, मेरे को पता है, जब फुल्ली फिल्ड कर दोगे मतलब ये पूरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस प्लेट तक यहां तक चला जाएगा, यानी T किसके इक्वल हो जाएगा? T हो जाएगा D के इक्वल। और जब आप T की जगह D रखोगे ना भाई, तो जो C आएगा मीडियम, जब फुल्ली फिल्ड होगा, C हम लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, तो D माइनस D लिख देगा ना T की जगह, तो D बाई K, ये हो गया कैंसिल। तो आप देखोगे A एप्सिलॉन नॉट D बाई K जाएगा बच्चों ऊपर, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K। तो आप देख सकते हो फुल्ली फिल्ड में डायरेक्ट जो इनिशियल कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, उसके K टाइम्स हो जाता है, यानी आप लिखेंगे K इंटू C नॉट, जो ओरिजिनल होती है विदाउट मीडियम, K टाइम्स हो गया, मतलब डायरेक्टली कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कैपेसिटेंस डायरेक्टली फिल्ड करने से इंक्रीज करती है, ये याद रखना। डेरिवेशन भी करा दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। आई होप आपने एंजॉय किया लेक्चर। आप बढ़िया से नोट्स अपने बना लेना और उनको प्रैक्टिस कर लेना, एक बार फिर से कर लेना यार। ओके, कहां जा रहे हैं हम लोग, है ना?
देखो डरने का नहीं, बस आपने अपने मन से बढ़िया से प्रैक्टिस को अपने उस लेवल तक लेके जाना है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और कॉन्फिडेंस बना रहेगा मतलब आपको चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको वो सीखने में मजा आएगा और एग्जाम में आप बहुत बढ़िया तरीके से फिर उसको लिख के आने वाले और आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। दिस इज द सीक्रेट। वैसे आपको लिखना कैसे है ना एग्जाम में, उसके लिए भी लेक्चर अलग से बनाऊंगा, वो बताऊंगा मैं टेक्निक आपको कि जो भी अभी तक आपने किया सब कुछ ठीक था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आओगे वो सारे राज आपको बताऊंगा जो कभी किसी को नहीं पता, बहुत कम बच्चों को पता होते हैं, वो सब सिखाऊंगा। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो सब सिखाऊंगा। डेरिवेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे लिख के आओगे वो सब सिखाऊंगा लास्ट में। पहले रिविजन कर लो, ये डेरिवेशन की सीरीज है, फिर न्यूमेरिकल की सीरीज आएगी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे। उसके बाद लिखने, हाउ टू राइट आंसर्स इन बेस्ट वे, अट्रैक्टिव वे यू कैन से, जैसे एग्जामिनर आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए और आपकी राइटिंग और आपके लिखने के तरीके से वो आपको और अच्छे मार्क्स देगा। जो काटने वाला तो काटेगा नहीं। यही तो बोर्ड एग्जाम की डेफिनेशन है। बस मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कंप्लीट कर लिया डेरिवेशन के साथ, बाकी रिमेनिंग जो भी है जो मैंने छोड़े होंगे, मैंने मान के चल रहा हूँ वो अपने दम पे आप उनको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर ऑल इट्स योर एग्जाम बच्चों, ठीक है। मेरा काम है आपकी हेल्प करना, आपको बेस्ट तरीके से उन चीजों को सिखाना कि आप इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छे से चीजें याद रहेंगी और इजिली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।